हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। कोरी साइकिल, रैपोपोर्ट लीवरिंग साइकिल और फेट ऑफ पायरुवेट, ये तीन चीज़ें इसमें बताने वाले हैं डिटेल में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरी साइकिल। कोरी साइकिल क्या होती है? हमारे बॉडी में पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज जब करते हैं। और लैक्टिक एसिड जो होता है वो लीवर में फिर से पायरुवेट में चेंज होता है और फाइनली ग्लूकोज में चेंज होता है, जो एनर्जी के रूप में यूज होता है। तो इसी साइकिल को कोरीज ने डिस्कवर किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिली थी और इसको नाम देते थे कोरी साइकिल। रैपोपोर्ट लीवरिंग साइकिल क्या होती है? जो स्टेप 6 होता है ग्लाइकोलिसिस का, जो 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट बनता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 2,3-बाईफास्फोग्लिसरेट में, और बाद में ये कन्वर्ट होता है 3-फास्फोग्लिसरेट में, और इसमें कोई एटीपी नहीं बनती है। तो ये बात समरी है चीज़ों की। अब हम इसको इसी को डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे प्रॉप में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो शुरू करते हैं। कोरी साइकिल पहला क्या है? कोरी साइकिल अभी चल रहा था, अभी बंद हो गया है। कोरी साइकिल कोरी साइकिल बेसिक सा क्या है कि ये ब्लड है, ब्लड जैसा कोई बना दे रहा हूँ। कोरी ने इसको खोजा था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, सब चीज़ें पता है। ये क्या है? ब्लड वेसल है। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज है, ग्लूकोज टेबल कर रहा है। लैक्टेट में लैक्टेट भी होगा, और ये क्या है? ब्लड है। तो ब्लड में ग्लूकोज भी होगा, लैक्टेट भी होगा। अगर ये ग्लूकोज पहुंच जाए साइटोसॉल में, और ग्लूकोज जो है टूट जाए किसमें? पायरुवेट में, और पायरुवेट टूट जाए लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का हो या लैक्टेट का हो, एक ही बात है। ये कहाँ पर हो रहा है? मसल में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? मसल में। अब जो ये लैक्टेट टूटा है, ये ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे? ब्लड में, और ब्लड से पहुंच जाएगा कहाँ पर? लीवर में। तो इधर होगा लीवर। क्या है? लीवर। लीवर में पहुंचा। लीवर से ये जो लैक्टेट था ये फिर से कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, और पायरुवेट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर से ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। तो ये साइकिल कहलाती है कोरी साइकिल। क्या कहलाती है? कोरी साइकिल कहते हैं इसको। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इसका। तो आप थ्योरी के रूप में क्या ले सकते हैं? ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड का बनना, और लैक्टिक और कहाँ पर? मसल में और लीवर में। यही इसी प्रोसेस को उल्टा होना, लैक्टेट से पायरुवेट और पायरुवेट से ग्लूकोज बनना। ये तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का बात हो गया ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस अगला वीडियो आने वाला है ग्लूकोनियोजेनेसिस पे। तो सिग्निफिकेंस में क्या होगा? जो लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टेट रीयूटिलाइज हो जा रहा है। देखो, बाई बॉडी जो लैक्टेट बन रहा है वो रीयूटिलाइज हो रहा है, बॉडी द्वारा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर लैक्टेट ज़्यादा बन जाता है तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है जो डिजीज कंडीशन है। तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा अगर लैक्टेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में। लेकिन नॉर्मली लैक्टिक एसिडोसिस नहीं होता है, ये कन्वर्ट होता रहता है एक दूसरे में। तो लैक्टेट रीयूटिलाइज हो जाता है बॉडी द्वारा। देखो, जो लैक्टिक ये कोरी साइकिल होता है, ये लीड करता है, लीड इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन। और इसीलिए किसको डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है? ऑक्सीजन डेप्थ को।
ऑक्सीजन डेप्थ को ये क्या करता है, एक्सप्लेन। तो इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन होता है इसमें, ये किससे रिलेटेड है, ऑक्सीजन डेप्थ से। ऑक्सीजन डेप्थ फिजियोलॉजी का टॉपिक है, इसमें पढ़ाएंगे ऑक्सीजन डेप्थ, इसे पढ़ा चुके हैं, वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब हम एक इफेक्ट देखते हैं, इसे कहते हैं पॉस्चर इफेक्ट, और पॉस्चर इफेक्ट में क्या होता है उसको देखते हैं। देखो भी सही खत्म हो, अगला है पॉस्चर इफेक्ट। देखो जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है वो अब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है 60 नोट में, इसलिए आपको पढ़ना ही होगा अच्छे से। तो पॉस्चर इफेक्ट क्या है, अंडर एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन ग्लाइकोलिसिस इनहिबिटेड, और इसी को क्या कहते हैं, पॉस्चर इफेक्ट। और इसको, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, पॉस्चर इफेक्ट। अंडर एरोबिक कंडीशन ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाती है और इसे कहते हैं पॉस्चर इफेक्ट। एक इफेक्ट और होता है वारबर्ग फिनोमेना। वारबर्ग फिनोमेना डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। वारबर्ग फिनोमेना वारबर्ग फिनोमेना क्या होता है, एक जो कैंसर सेल होती हैं वो यूटिलाइज करती हैं एनर्जी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, तो उसे कहते हैं वारबर्ग फिनोमेना। कैंसर सेल यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, और इसे कहते हैं वारबर्ग फिनोमेना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अब हम पढ़ते हैं रैपोपोर्ट-ल्यूबरिंग साइकिल। क्या पढ़ते हैं, रैपोपोर्ट-ल्यूबरिंग साइकिल। तो ये भी 60 नोट में इम्पॉर्टेंट है, रैपोपोर्ट-ल्यूबरिंग साइकिल, रैपोपोर्ट-ल्यूबरिंग साइकिल, स्पेलिंग भाई साहब, ल्यूबरिंग साइकिल। बाइफॉस्फोग्लिसरेट शंट भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइफॉस्फोग्लिसरेट शंट। इसे बाइफॉस्फोग्लिसरेट शंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टेप 6 है ग्लाइकोलिसिस का, स्टेप 6 ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाईपास्ट हो जाता है। कैसे होता है, जो 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट होता है वो चेंज हो जाता है 2,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में। और 2,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट 3-फास्फोग्लिसरेट में चेंज होता है 3-फास्फोग्लिसरेट में। और इसी को कहते हैं रैपोपोर्ट-ल्यूबरिंग साइकिल। और एंजाइम्स यहाँ पर होंगी, इसी का नाम, क्योंकि 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, एंजाइम होती है जो ये काम करवाती है। और यहाँ पर इसी का नाम लिख दो, ग्लिसरेट फास्फेटेज। 2,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट फास्फेटेज। तो ये एंजाइम काम करती हैं और ये साइकिल होती है। ये बाईपास साइकिल है ग्लाइकोलिसिस का। इसमें कोई भी एटीपी नहीं बनती है, इसलिए ये बेस्ट ही समझ लो, लेकिन बेस्ट नहीं होती है, कुछ रोल प्ले करती है इन्फेंट में और हमारे बॉडी में भी। अगर 2,3-BPG यानी कि बाईफॉस्फोग्लिसरेट अगर हाई होता है तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होने लगता है हीमोग्लोबिन से। तो ये टिश्यू में हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग होने में। तो
इसका सिग्निफिकेंस यही है जो हम बोले हैं, तो इसी को लिख लेना है आपको, और आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी लिख के आना है। क्या लिखना है वो देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है? 2,3-biphosphoglycerate reduces hemoglobin ऑक्सीजन FNT। अब ये ऑक्सीजन FNT को रिड्यूस करते हैं तो ये किस में काम कराएंगे? डिसोसिएशन करवाएंगे। ऑक्सीजन इन टिश्यू करवाएंगे, ये इसमें क्या करवाते हैं? हेल्प करवाते हैं। अब जो इन्फेंट होते हैं, और ये देखा जाता है कि अगर हाइपोक्सिक कंडीशन हुआ, हाइपोक्सिक कंडीशन, हाइपोक्सिक कंडीशन में, इन हाइपोक्सिक कंडीशन जो बीपीजी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और हाइपोक्सिक कंडीशन में ब्लड में क्या है? लो ऑक्सीजन है, और जो लो ऑक्सीजन है उसको भी डिसोसिएट करवा देता है और टिश्यू को प्रोवाइड करवाता है। तो हाइपोक्सिक कंडीशन बीपीजी इंक्रीज हो जाता है, और बीपीजी इंक्रीज होता है तो ये लो ब्लड ऑक्सीजन डिसोसिएशन इन टिश्यू करवाता है। यानी कि जो लो ब्लड ऑक्सीजन है टिश्यू में, उसको भी डिसोसिएट करवा देता है, ऑक्सीजन को हटा देता है हीमोग्लोबिन से, यानी कि टिश्यू प्रोवाइड हो जाती है। तो ये काम इसका सिग्निफिकेंस है। एक सिग्निफिकेंस और है कि जो 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट होता है वो इंक्रीज कर देता है सर्कुलेशन को, इंक्रीज फीटल सर्कुलेशन। ये सिग्निफिकेंस हो गया 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट का। अब ये क्या हुआ? सिग्निफिकेंस हुआ किसका? 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट संड का कोई एटीपी नहीं प्रोड्यूस होती है, नो एटीपी प्रोड्यूस्ड, इसमें कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ना ही लग रही है कोई एटीपी यहाँ पे। तो ये ना ही हमारे लिए फायदेमंद ही है, नुकसान नहीं है, ना कोई एटीपी बन रही है और ना कोई एटीपी लग रही है, लेकिन ये फायदा करवा रही है, ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवा रही है ब्लड से, जिससे हाइपोक्सिक कंडीशन नहीं होता है हमारे शरीर में, हाइपोक्सिक कंडीशन को प्रिवेंट करती है। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। अगला है मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। देखो पायरुवेट जो होता है वो जंक्शन की तरह काम करता है। पायरुवेट हमारे शरीर में जंक्शन की तरह काम करता है, जिससे डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। इससे फैटी एसिड भी बन सकता है, इससे लैक्टेट भी बन सकता है, इससे एसिड कोएंजाइम ए बन सकता है और वो टीसीए में जा सकता है, और कई सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। उल्टा होके ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवा सकता है, ग्लूकोज भी बना सकता है, एलेनिन भी बना सकता है, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड भी बना सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ में जंक्शन की तरह ये पायरुवेट काम करता है। तो जो मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट है उसको क्या कहेंगे? देखो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हो रही थी? साइटोसोल में। और जो पायरुवेट बनेगा वो भी कहाँ बनेगा? साइटोसोल में। लेकिन पायरुवेट का काम कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया बाय, यहाँ पे साइटोसोल नहीं पायरुवेट लिखो, ठीक है, पायरुवेट। और पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है? पायरुवेट बन कहाँ रहा है? साइटोसोल में। लेकिन इसका पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए पायरुवेट ट्रांसपोर्टर होते हैं,
पायरूवेट ट्रांसपोर्टर होते हैं। पायरूवेट ट्रांसपोर्टर होते हैं जो पायरूवेट को साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक फेटा पायरूवेट में कुछ चीज़ें थी। अब हम पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, जो इसको तोड़ता है। तो पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। ये 5 कोएंजाइम और 3 एपोएंजाइम से मिलकर बना होता है। यानी कि इसमें जो इस सिस्टम में जो हेल्प करते हैं कौन होता है, 3 एपोएंजाइम यानी कि ट्रीएंजाइम और 5 उसके कोएंजाइम होते हैं। उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये पायरूवेट जो होता है, पायरूवेट जो होता है वो किसमें डीकार्बोक्सिलेटेड ऑक्सीडेशन किसमें होता है इसका, एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम ए में, और ये जाएगा टीसीए में, ये जाएगा आगे टीसीए में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। तो जो पायरूवेट होता है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडाइज होता है, डीकार्बोक्सिलेटेड ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि CO2 निकलेगी, ये ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेटेड ऑक्सीडेशन है जो एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना कहाँ से, पायरूवेट से। अब इसमें क्या होता है, ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर यूज जो होगा ये किसका यूज होगा, पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का यूज होगा। और ये कॉम्प्लेक्स जो है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 3 एपोएंजाइम होगी यानी कि ट्रीएंजाइम एंड 5 क्या होंगी, कोएंजाइम्स। अब जो 5 कोएंजाइम होती हैं और जो 3 एंजाइम होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो होगा, एक एंजाइम होगी पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज, एक एंजाइम होगी डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। क्या होगी, डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम है। तो एक हुआ पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज, दूसरा है डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, और तीसरी एंजाइम होगी डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेज, डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेज। तो ये एंजाइम 3 एंजाइम होंगी और 5 कोएंजाइम होंगी। 5 कोएंजाइम का नाम हम इधर लिख रहे हैं। एक होगी थियामीन पायरोफॉस्फेट, इसको शॉर्ट में टीपीपी कहते हैं। अब जागे यहाँ जो लिखूंगा वहाँ पर टीपीपी ही लिखूंगा। तो थियामीन पायरोफॉस्फेट। दूसरा होता है कोएंजाइम, इसलिए ध्यान देना अगर यहाँ पे कोई डिफिशियंसी होगी किसकी, पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डिफिशियंसी होगी तो थियामीन जो किया है विटामिन उसकी भी डिफिशियंसी करवाएगा, यानी कि बेरी काज करवाएगा। तो ये ध्यान रखना, थियामीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी कोएंजाइम यहाँ लिखती है। और अगला क्या होगा, सही तो है कोएंजाइम ए, शॉर्ट में इसको क्या कोए कहेंगे, एक होगा एफएडी, एक होता है एनएडी, ये सब क्या है कोएंजाइम है। और एक होता है लाइपोएमाइड, ये सब क्या है कोएंजाइम है। 5 कोएंजाइम है, 1 2 3 4 5 क्या है कोएंजाइम है। तो एक एंजाइम के बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है। जो ये पायरूवेट से एसिटिल कोएंजाइम में बनना है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है उसके बारे में पता करते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे आशा करते हैं, नहीं लिखे हैं तो पीछे मुड़ के लिख लीजिए।
ठीक है, रेगुलेशन देखते हैं। देखो जो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है वो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है और फास्फोराइलेटेड स्टेट में इनएक्टिव होता है। यानी कि एटीपी और एनर्जी क्या करेगी, फेवर करेगी। वहीं पर एटीपी अगर नहीं है तो फेवर नहीं करेगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो फेवर नहीं होगा रिएक्शन, और एनर्जी कम है तो फेवर होगा। लेकिन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में क्या होता है, एक्टिव होता है। झूठा बोले क्या, डी फास्फोराइलेटेड स्टेट में ये रिएक्शन एक्टिव होती है और फास्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव नहीं होती है। यानी कि एटीपी इसको इनहिबिट करेगा, एटीपी कम होगी तो ये रिएक्शन होगी। ये प्रोडक्ट इनहिबिशन भी होता है इसमें, यानी कि एसिड कोएंजाइम में ज़्यादा होगा तो इस रिएक्शन को क्या करेगा, इनहिबिट। तो इनहिबिटेड बाई, देखो इसमें एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन और प्रोडक्ट इनहिबिशन, इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन दोनों पाया जाता है। तो एसिडिल कोएंजाइम ए भी इनहिबिट करेगा जो इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है, और एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी होता है इसमें। तो इनहिबिटेड बाई एसिडिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए NADH। NADH भी इसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें एक NADH बनता है, NADH बनता है इसमें। तो NADH जो प्रोडक्ट होंगे इसको इनहिबिट करेंगे। तो इनहिबिटेड बाय एसिड कोएंजाइम ये NADH और ATP, क्योंकि NADH जाके ATP ही देता है ET से ट्रांसपोर्ट चेन से। तो ATP भी क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। और जो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम मैग्नीशियम और AMP को क्या करेंगे, एक्टिवेटेड बाई, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो ये रेगुलेशन हो गया। लाइकोपोर्ट पायरुवेट का जो ये, इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या है, लिंक रिएक्शन किसकी है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में लिंक रिएक्शन होती है ये। तो ये हुआ बात कुछ समझ में आया। अब मेटाबॉलिक रेट कुछ में सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है और एनर्जेटिक्स क्या है। तो पहले देखते हैं एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स में एक NADH बनता है, वो ETC के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू 2.5 ATP देगा। तो ATP का गेन होता है इसमें कितना, 2.5 ATP का। अब हम जो पायरुवेट होता है एक्ट एज जंक्शन। तो पहले बता चुका हूँ ओरल, लेकिन अब लिख लो पायरुवेट एक्ट एज जंक्शन पॉइंट। और क्यों करता है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दो भैया पायरुवेट लिख दो, और इससे डिफरेंट प्रोडक्ट बना दो। लैक्टेट बन सकता है पायरुवेट से, ग्लाइकोलिसिस पर क्या लैक्टेट बन सकता है। एलेनिन बन सकता है इससे, एलेनिन क्या है, अमीनो एसिड है। एलेनिन बन सकता है, फैटी एसिड बन सकता है, और एसिटिल कोएंजाइम ए बन सकता है। और एसिटिल कोएंजाइम कहाँ चला जाएगा, TCA में। कहाँ चला जाएगा, TCA में। एसिटिल कोएंजाइम ए TCA में चला जाएगा। तो ये जंक्शन की तरह काम कर रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए TCA में चला जाएगा। और कहाँ, और क्या क्या बनेगा इससे, पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट भी बनेगा, और ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में चेंज हो सकता है, मैलेट बन सकता है इससे। और ऑक्सैलो एसीटेट से ही एस्पार्टिक एसिड यानी कि एस्पार्टेट बन सकता है, और ऑक्सैलो एसीटेट फिर से ग्लूकोनियोजेनेसिस करा के फास्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो जाता है। फास्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बन जाता है, ग्लूकोज। आप सबको पता है ग्लूकोज से भी तुम्हारा फास्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, और फास्फोइनॉल पायरुवेट से भी क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। तो ये उल्टी साइकिल भी चल सकती है, तो जंक्शन के रूप में होता है ये।
इसीलिए सब जंक्शन पॉइंट की तरह काम करता है पायरुवेट। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम होंगी, तो जहाँ जहाँ पढ़े हो वहाँ एंजाइम बढ़ाया गया है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस केवल जब जब पूरा मेटाबॉलिज्म में आएगा तो वहाँ बता दिया जाएगा कि ये कौन से एंजाइम है। या 60 में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। फैटी एसिड कहाँ से बनता है, एसिटिल को एंजाइम ए से बनता है। ये यहाँ पे सही कर लीजिएगा, फैटी एसिड तुम्हारा एसिटिल को एंजाइम ए से बनता है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एसिटिल को एंजाइम बनवा देगा। एस जो एएनटी है, एलेनिन ट्रांसफरेज, वो बना देगा तुम्हारा एलेनिन को। लैक्टेट एसिड डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज तुम्हारा ग्लाइकेट बना देगा। ऑक्जेलो एसिटेट को बनाता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज तुम्हारा ऑक्जेलो एसिटेट बनाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, इसलिए ऑक्जेलो एसिटेट बनता है। तो पायरुवेट काइनेज इसको करवाएगा। पायरुवेट काइनेज फास्फोइनॉल पायरुवेट को चेंज कर देगा पायरुवेट में, और फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काइनेज तुम्हारा ऑक्जेलो एसिटेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज कर देगा। तो ये एंजाइम भी होगा। एस्पार्टेट ट्रांसफरेज तुम्हारा ऑक्जेलो एसिटेट से एस्पार्टेट बना देता है, और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ऑक्जेलो एसिटेट से मैलेट चेंज होता है। तो ये एंजाइम भी अगर आप याद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा। अब हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि जो ये लिंक रिएक्शन है फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज वाली, यानी कि पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में चेंज होना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है आखिर। तो सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस किसका सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, पायरुवेट चेंज हो रहा है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो सिग्निफिकेंस देख रहा हूं, देखो ध्यान देना, ये कंप्लीटली इरिवर्सिबल स्टेप है, यानी कोई भी एंजाइम दे दोगे इससे ये उल्टा नहीं होगी, ये कंप्लीटली इरिवर्सिबल है, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस एसिटिल कोएंजाइम ए से नहीं हो सकता है। अगर एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया पायरुवेट से, तो एसिटिल कोएंजाइम ए पायरुवेट में फिर से चेंज नहीं होगा। तो ये कंप्लीटली क्या है, इरिवर्सिबल है। वहीं पर पायरुवेट से आगे बन जाता है, लेकिन अगर एसिटिल कोएंजाइम ए तुम्हारा साइकिल में गया और साइकिल से ऑक्जेलो एसिटेट बन जाता है, तो ऑक्जेलो एसिटेट तुम्हारा चेंज हो जाएगा सीधे पायरुवेट में, और पायरुवेट चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में। तो इससे ऑक्जेलो एसिटेट से बन सकता है, लेकिन एसिटिल कोएंजाइम से ग्लूकोज नहीं बन सकता है। इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ाएंगे तब वहां पर अच्छे से बताएंगे। तो कंप्लीटली इरिवर्सिबल होता है, पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पर फैट से कोई सिंथेसिस, यानी कि फैट हो या कोई हो, क्योंकि इससे क्या बनता है, फैट बनता है, ठीक है, इससे फैट बनता है। और फैट से ये कहो कि उल्टा आके एसिड एंजाइम बने थे पायरुवेट बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके बाद में ये इसको कमिटेड स्टेप भी कहते हैं, कमिटेड स्टेप है, यानी कि वो ये एक ही तरफ जाएगा, कमिटेड स्टेप। ये इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन शो करता है, ये इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन तो पहले बता चुका हूँ, इनहिबिशन और एलोस्टेरिक रेगुलेशन शो करता है, ये वाला जो रिएक्शन है। तो ये खत्म हुआ पायरुवेट, यानी कि लिंक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन वाला, यानी कि लिंक रिएक्शन के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं तो दुख होता है, बहुत दुख होता है, सच में यार, दिल से बुरा लगता है।